स्वागत करते हैं दर्शकगण आप सभी का इस विशेष कार्यक्रम में। आज हमारा सौभाग्य है कि भारत से आए हुए ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़े हुए आप आए हमारे स्टूडियो में। आप है ब्रह्म कुमार सूर्य भाई जी, जो इस वक्त हमारे स्टूडियो में आए हैं और आध्यात्मिकता के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए तुरंत हम स्वागत करते हैं भाई जी का। भाई जी आपका हम स्वागत करते हैं। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। ओम शांति। बस 2 मिनट हम लेना चाहेंगे आप लोगों से भाई जी के विषय पर, छोटा सा आप लोगों के लिए कि परम श्रद्धेय राजयोगी सूर्य भाई जी, आपका जीवन अपने नाम की गरिमा के अनुकूल है। जिस प्रकार आकाश में चमकने वाला सूर्य सारे संसार को अपनी ऊर्जा दे देता है और बदले में कुछ नहीं मांगता, उसी तरह भाई सूर्य जी आध्यात्मिक गगन के द्वैदीप्यमान सूर्य हैं, जिन्होंने अपना समस्त जीवन मानवता की सेवा अर्थ समर्पित कर दिया है। आपने कई टीवी प्रोग्राम्स किए हैं स्पिरिचुअलिटी के ऊपर और कई लोगों की भी आपने सहायता की है। आपने अपने जीवन में संग्रहित असीम ईश्वरीय ज्ञान बल और तपोबल की विमल रश्मियों से सारे विश्व को अलौकिक किया है तथा अपने साधनामय जीवन से निराश, अशांत और दुखी मानव जाति की शिथिल धमनियों में उत्साह और आशा का संचार कर उन्हें जीने का नया संबल दिया है। आपको आपकी आध्यात्मिक सेवाओं के लिए अनेक सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया है, जिनमें से एक विशेष सम्मान है और वह है चाणक्य अवार्ड। भाई जी बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही सम्मान के साथ, बहुत ही मतलब जीवन का एक अनोखा समय आता है जब किसी विशेष व्यक्ति से हमारी मुलाकात होती है, तो वही समय आज हमारा यहाँ पे। आपका एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं। थैंक यू। सबसे पहले हम आपके बारे में जानना चाहेंगे, ये आपका पहला विजिट है मॉरिशस में या फिर आप पहले आ चुके हैं? मैं तीसरी बार आया हूँ अभी और अब बहुत ही अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा हम आपके बारे में जानना चाहेंगे, किस उम्र में आप स्पिरिचुअलिटी के साथ आपका संपर्क हुआ और कैसे हुआ? मैं केवल 14 साल का था और बचपन से ही धर्म से बहुत डीपली जुड़ा हुआ था। इच्छा थी भगवान को मिलने की, दूसरी इच्छा थी संपूर्ण सत्य ज्ञान को प्राप्त करने की। मुझे ब्रह्मा कुमारी की एक छोटी सी बुकलेट मिली जो राजयोग पर थी और मैंने राजयोग का उसके अनुसार अभ्यास किया और पहले ही क्षण मुझे अनुभव हुआ परमात्म मिलन का और यहाँ से मुझे आकर्षण हो गया। मैंने पता किया क्या है ऑर्गेनाइजेशन, छोटा था मैं, किताबें मंगाई, पढ़ी और फिर इससे जुड़ गया और एजुकेशन पूरी होने के बाद मुझे लगा कि यहीं मुझे अपना पूरा जीवन व्यतीत करना चाहिए मानवता की सेवा में और 68 में मैंने अपना फुल लाइफ डेडिकेट कर दिया इस ईश्वरीय सेवा में। भाई जी एक बहुत ही छोटा सा प्रश्न आपसे, जैसे कि आपने कहा कि 14 साल की उम्र में आपका संपर्क हुआ अध्यात्म के साथ, जहाँ पे 14 साल का एक नौजवान मैं सोच रहा हूँ दुनियादारी के आकर्षण के साथ आकृष्ट होकर अपना जीवन व्यतीत करता है, सुंदरता से आकृष्ट होता है, आप उसी जीवन के उस मोड़ पर आप आध्यात्म के साथ आकर्षित हो गए? देखिए ऐसा हुआ कि कुछ संस्कार मनुष्य पूर्व जन्म से लाते हैं और मेरा अट्रैक्शन पहले से ही धर्म की ओर बहुत ज़्यादा था। भक्ति आदि तो ज़्यादा नहीं करते थे, बस 2 ही आकर्षण थे, धर्म अध्यात्म और अपनी पढ़ाई। उसके अलावा मैंने संसार में और तरफ नहीं देखा था और मुझे एक बहुत सुंदर अनुभूति हुई कि जैसे ही मैंने ये राजयोग प्रारंभ किया मेरी बुद्धि बहुत तेज और डिवाइन हो गई और उसके बाद अपने वहाँ पढ़ाई में मेरे से आगे कोई नहीं जा सका। क्या बात है। उन दिनों हमारे यहाँ ट्यूशन कोचिंग ये सब नहीं होता था। भारत अभी आज़ादी तो हुआ था, गरीब था देश, लेकिन मुझे बस ज्ञान मिला, राजयोग का अभ्यास किया और डिविनिटी आ गई। इसमें ऐसा होता है जैसे सोए हुए संस्कार जग गए, एक्टिव हो गए। आपका जन्म 1950 में हुआ, फिर उसके बाद आपने साइंस में पढ़ाई की,
तो एक और प्रश्न, हमारे आजकल के नौजवान साइंस के बारे में बहुत बात करते हैं, जो बहुत ही अच्छी है। साइंस को अध्यात्म के साथ, स्पिरिचुअलिटी के साथ आप कैसे जोड़ते हैं? देखिए, बहुत सीधी सी बात है। नो डाउट विज्ञान तो संसार के लिए वरदान है। उसने मनुष्य को सुखी करने के लिए बहुत सारे साधन दे दिए, लेकिन उसने संसार का विनाश करने के लिए एटम बम और हाइड्रोजन बम्स भी बना लिए। मैं आपको मेडिकल साइंस की बात करूं, जिसने बहुत डेवलप किया है, पर हमारा युवक और सारे बुद्धिमान लोग इस बात को समझते हैं कि मेडिकल साइंस बढ़ी, डॉक्टर्स की संख्या बढ़ी, मेडिकल कॉलेजेस बढ़े, लेकिन बीमारियां भी तो उतनी बढ़ी। अनेक केसेस जैसे होते हैं जिसमें डॉक्टर कहते हैं दिस इज इनक्योरेबल डिजीज। तो कुछ मिसिंग है, और वो मिसिंग है स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म। अध्यात्म समथिंग डिफरेंट फ्रॉम रिलीजन, ये हमें जान लेना चाहिए। अब देखिए, बॉडी को हम हेल्दी रखना चाहते हैं, लेकिन यदि मन को हेल्दी ना रख पाए तो हमारी बॉडी की हेल्थ बेकार हो जाएगी। आज हम देखते हैं बहुत अच्छे अच्छे हेल्दी लोग मानसिक रूप से डिप्रेस्ड हैं, एंग्जाइटी में हैं, ओवर थिंकिंग में हैं, अनेक मेंटल प्रॉब्लम्स में युवक जी रहे हैं। स्पिरिचुअलिटी माइंड को प्योरीफाई करेगी, एम्पावर करेगी, और हमारा विज्ञान हमारे शरीर को मदद करेगा हेल्दी रहने में। तो ये दोनों अलग चीज़ हैं। साइंस एक खोज है तत्व की, प्रकृति की, लेकिन एक बड़ा साइंटिस्ट ये जानता है कि उसने संसार के सारे साइंटिस्ट ने मिलकर भी प्रकृति का अंश मात्र ही जाना है। कुछ नया क्रिएट नहीं किया, केवल क्या हो रहा है उसकी केवल जानकारी प्राप्त की, जिसे हम रिसर्च कहते हैं। अध्यात्म इससे बहुत कुछ हटकर है, जिसमें मनुष्य अपने को देखता है, अपनी खुशी, शांति, अपनी प्योरिटी, प्रेम, शक्तियाँ, सुख, इन सब की प्राप्ति करता है वो अध्यात्म के द्वारा। नहीं तो हम देखते हैं दुनिया में फिजिकल सुख बहुत है, लेकिन संबंधों में अगर कड़वाहट है तो डिवोर्स हो रहे हैं, खेल बिगड़ रहा है लोगों का। तो साइंस इज ए ग्रेट थिंग, बट स्पिरिचुअलिटी इज वेरी एसेंशियल, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर ह्यूमन लाइफ। आपके कहने का मतलब यह है कि अगर हम जिम जाते हैं, योगा करते हैं, जॉगिंग करते हैं, चलते हैं, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देते हैं, लेकिन अगर हमारा मन शांत न हो फिर भी हम अस्वस्थ रहेंगे। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा अस्वस्थ हैं, क्योंकि अगर मन हमारा अशांत है और मन में निगेटिविटी बहुत है, मन में ओवर थिंकिंग बहुत है, तो उसका इफेक्ट बॉडी पर जाएगा, अंदर के पार्ट्स पे जाएगा। आपने देखा होगा हमारे भारत में बहुत केस होने लगे, एक्टर्स एक्ट्रेस स्लिम होने के लिए ज़्यादा करने लगते हैं एक्सरसाइज, और जो उनके केंद्र बने होते हैं जिम वगैरह, और कईयों को हार्ट अटैक होते हैं, क्योंकि माइंड उतना स्ट्रांग होता नहीं, एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा होती हैं, और हर फील्ड में ईर्ष्या, द्वेष, तेरा मेरा, उसको गिराओ उसको उठाओ, ये चलता है। उसका इफेक्ट ब्रेन पर आता है, माइंड पर आता है, और किसी को हार्ट अटैक होता है, किसी की किडनी फेल हो जाती है, किसी के लीवर पे इफेक्ट आता है। तो हमें दोनों को साथ लेकर चलना चाहिए, साइंस एज वेल एज साइलेंस। साइलेंस मीन्स स्पिरिचुअलिटी। आजकल एक बहुत ही फेमस टर्म के बारे में हम बात करते हैं, वह है मल्टी स्किलिंग। जहाँ जाएंगे क्या आप मल्टी स्किलिंग है, मल्टी टैलेंटेड है, एक ही समय पर आप अनेक कार्य कर सकते हैं, लेकिन फिर भी इस भागदौड़ की जिंदगी में मन अशांत रहता है। इसका देखिए, मैं तो इसमें अपने यूथ्स को एक राय दूंगा और एक सीक्रेट भी बताना चाहता हूं सबको। इस समय मनुष्य का ब्रेन कंपैरेटिवली बहुत वीक हो चुका है। 100 साल पहले जैसा मनुष्य का ब्रेन था, 50 साल पहले जैसा मनुष्य का ब्रेन था, आज वैसा नहीं है। अब एक व्यक्ति को मल्टी छोड़ो, मैं कहता हूँ 4 तरह की स्किल्स वो प्राप्त करना चाहता है सेम टाइम, तो उसकी जो ब्रेन की शक्तियाँ है वो 4 हिस्सों में बंट जाएगी। किसी में उसे सफलता मिलेगी, किसी में नहीं मिलेगी, किसी में कठिनाई आएंगी, किसी में उसको कंपटीशन का सामना करना पड़ेगा, कंपैरिजन का सामना करना पड़ेगा। तो माइंड की शक्तियाँ डिस्ट्रैक्ट होने लगेंगी, भटकने लगेंगी, वो इधर उधर जाने लगेंगी, और इसका परिणाम ये होगा
कि वो बहुत स्किल्स चाहता है पर वो किसी एक स्किल में भी मास्टरी नहीं कर पाएगा। इसलिए मैं राय दूंगा कि पहले एक तरह की स्किल पर फोकस किया जाए ताकि ब्रेन की, माइंड की, बुद्धि की संपूर्ण शक्तियाँ एक तरफ फोकस हो जाएं। एक को करने के बाद आप दूसरा लेंगे तो ये काम ईजी होगा, लेकिन सेम टाइम आप मल्टी स्किल अपनाना चाहेंगे तो इसमें आपके ब्रेन को काफ़ी कठिनाइयाँ होंगी। मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मैंने बहुत ऐसे युवकों को देखा जिन्होंने पीएचडी की है और जो पीएचडी कर रहे होते हैं, मैं उसमें से बहुतों को देखता हूँ, 50% को, कि उनके ब्रेन पर बहुत बुरा इफ़ेक्ट आ रहा होता है, उनके ब्रेन की शक्तियाँ नष्ट हो रही होती हैं। मैंने ऐसे कई साइंटिस्ट देखे, आईटी वर्कर्स देखे, ब्रेन की शक्तियों का ज़्यादा यूज हो रहा है तो ब्रेन वीक होता जा रहा है और इससे कुछ आयु के बाद वो ब्रेन वाइज बहुत वीक हो जाते हैं, फिर कुछ भी नहीं कर पाते। इसलिए पहले एक पर फोकस किया जाए। तो बेटा हम एक पर फोकस करें, बाकी उसको अलग रख देते हैं। फिर भी आध्यात्मिक जीवन के साथ साथ पारिवारिक जीवन, दोनों के बीच में हम संतुलन कैसे लाएं? क्योंकि हाँ, परिवार तो है और आध्यात्मिक जीवन तो है, लेकिन फिर भी ये बैलेंस करना मुश्किल हो जाता हाँ, यही आजकल सबसे ज़्यादा कठिनाई हो रही है और इसका कारण ये है कि परिवारों में कुछ ऐसे लोग हमारे साथ आ जाते हैं। मान लो किसी एक की मैरिज हुई है, अभी जो लड़की आई है वो कैसी आई है ये पहले से तो पता न था। अब उससे इस लड़के के नाता कैसा सुंदर रहता है, हार्मनी रहती है दोनों के बीच में, बहुत अच्छा लव रहता है, या टेंशन शुरू हो जाती है। तो अगर वहाँ टेंशन शुरू हो जाती है तो सारे जो स्किल्स हैं, टैलेंट्स हैं और जो सुख शांति खुशी भी है वो सब नष्ट होने लगती है। अध्यात्म इसमें हमें बहुत कुछ सिखाता है। यहाँ अध्यात्म का अर्थ संन्यास नहीं होता कि हम परिवार को छोड़ दें, रिश्ते नातों को न निभाएं, उनकी केयर न करें, बच्चे हैं तो उस सब को करने की पावर मनुष्य में आ जाती है। और स्पिरिचुअलिटी से विशेष काम होता है मन की शक्तियों का बढ़ना। और जब मनुष्य की मन की शक्ति बढ़ जाती है तो वो हर चीज में सफलता का मार्ग ढूंढने लगता है, उसको सहज मिल जाता है। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में केवल मन की शक्तियाँ नहीं, एक डिवाइन इंटेलेक्ट भी प्राप्त होने लगता है। तो मनुष्य सहज ही डिस्क्रिमिनेट कर सकता है, वो सहज ही डिसीजन ले सकता है, उसके डिसीजन भी परफेक्ट होंगे तो संबंधों में एक रस घुला रहेगा, सॉफ्टनेस रहेगी, हार्मनी रहेगी और एक निस्वार्थ प्रेम रहेगा। ईगो खत्म होगा, क्योंकि अनेक संबंधों में जो टकराव का कारण है एंगर और ईगो होता है, दोनों स्पिरिचुअलिटी से डाउन होंगे तो एक अच्छा बैलेंस आ जाएगा जीवन में। आपने कई देशों में भ्रमण किया है, कई देशों को देखा है, तो क्या आपके हिसाब से लोग तनाव ग्रसित है आजकल की दुनिया में? मेरे से अच्छे अच्छे लोग भी मिलने आते हैं। अच्छे मैं उन्हें कहूँगा जो हायर पोस्ट पर हैं, या ऐसा मैं कहूँ हाईएस्ट पोस्ट पर हैं, लेकिन अपने परिवारों से कहीं ना कहीं परेशान रहते हैं। उदाहरण के लिए एक बड़ा व्यक्ति आता है, बहुत बड़ी पोस्ट पर वो है, उसको 2 बच्चे, ये रिसेंट की अभी की घटना है, 2 बच्चे हैं उसको, दोनों ने ग्रेजुएशन कर लिया लेकिन दोनों ही डिप्रेशन में जा रहे हैं। अब इस व्यक्ति के पास अथाह धन, पद पोजीशन इतना बड़ा जिसकी बहुत महत्ता है हमारे देश में नहीं, सारे संसार में, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस होती है, हायर पोस्ट पे लोग पहुंचते हैं। तो मेरे से उसकी बात हो रही थी, मैंने उसको रिलैक्स किया। वो खुद डिप्रेशन में जा रहा है उनको देख के कि व्हाट इज़ माय लाइफ, व्हाट इज़ द यूज ऑफ दिस मनी, दिस पद पोजीशन। तो मैंने उसको कहा पहले आप हमारे पास आइए, हम आपको डिप्रेशन से मुक्त करेंगे, फिर आप अपने बच्चों को भी डिप्रेशन से मुक्त कर सकेंगे। तो टेंशन बहुत बढ़ रहा है समाज में, हर जगह बढ़ता जा रहा है और इसका एक ही कारण है कि मनुष्य का माइंड और ब्रेन बहुत वीक हो रहा है। ऐसे नहीं, समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं, समस्याएं तो हैं परंतु समस्याओं को मनुष्य फेस नहीं कर पा रहा है, समस्याओं को एज ए चैलेंज नहीं ले पा रहा है,
वो उसमें ज़्यादा सोच रहा है, ओवर थिंकिंग में आ रहा है, सोता भी उनको लेकर है, जगता भी उनको लेकर है। तो जीवन का जो 24 घंटे का साइकिल है ये टेंशन में बीतने लगता है। वो पास्ट को भूल नहीं पाता, नई चीज़ें मल्टीप्लाई होती जाती हैं, ऐड होती जाती हैं। तो ऐसी स्थिति हम बहुतों की देखते हैं। और फिर क्या होता है, जब टेंशन बढ़ता जाता है तो फिर होता है डिप्रेशन, फिर होती है एंग्जाइटी, सिजोफीनिया, कई नाम है मानसिक रोगों के, ये बढ़ने लगते हैं और जीवन बेकार। वो व्यक्ति या तो बेड पे रहेगा, जिसको सीधी भाषा में कहते हैं, या पागल। ये जो समस्या आपने बात है इसकी, जिसके बारे में आपने बात की, रूट कोज है मन का मतलब असंतुलन। हाँ, तो मन को कैसे नियंत्रित करें? बहुत सुंदर क्वेश्चन है और राजयोग हमें यही सिखाता है। मैं सभी को ये एक बहुत सरल और ग्रेट बात कहना चाहता हूँ। हम अपना भगवान से नाता जोड़ें, ही इज आवर फादर मदर, और मैं तो साथ में कहा करता हूँ, ही इज आवर गुड फ्रेंड। उसे हम अपना खुदा दोस्त बना लें, अपनी बातें उससे शेयर करने लगें। कोई हमारी बात सुनने वाला हो तो हम कितने लाइट हो जाते हैं, और कोई सुनकर अच्छी बात सुनाने वाला हो तो हम और लाइट हो जाएंगे। हमें अपनी शक्तियों को पहचानना है, हमें अपने मन को पावरफुल बनाना, उसमें बैलेंस लाना है, उसको धैर्यवत करना है। ये शब्द एक बहुत सुंदर है मन के लिए। मन की गति जो फास्ट हो गई है, हमें उसको धैर्यवत करना है, ताकि कोई बात आने पर मनुष्य तुरंत विचलित न हो जाए। वो थोड़ा सा समय दे अपने को और उस पर विचार करे और उसका एक रियल सॉल्यूशन निकाल पाए। तो मैं सभी को एक छोटी सी सुंदर बात कह रहा हूँ, हम भगवान के बच्चे हैं, इसे एक्सेप्ट कर लें। एंड बिकॉज ही इज ऑलमाइटी, सो वी आर आल्सो वेरी पावरफुल। इसे हमें एक्सेप्ट करना होगा। जैसे टाइगर का बच्चा टाइगर ही होगा, हम उसके बच्चे हैं, वन हु इज द एवरीथिंग, ऑल पावरफुल, नथिंग बियॉन्ड हिम। तो उसके हम संतान हैं, इसलिए हम बहुत शक्तिशाली हैं। सवेरे उठकर थोड़ा जल्दी उठेंगे और 7 बार याद करेंगे, मैं सर्वशक्तिवान भगवान की संतान, मोस्ट पावरफुल हूँ, तो सोई हुई शक्तियाँ जग जाएंगी। मनुष्य बहुत बड़ी गलती कर रहा है कि वो देर से उठता है और उठते ही भागदौड़ शुरू। थोड़ा रोज आधा घंटा अपने लिए समय होना चाहिए, ताकि मनुष्य सुंदर विचार कर सके, अपने बारे में सोच सके, अपनी सोई हुई चीज़ों को जगा सके। ये करेंगे तो माइंड में बैलेंस भी आ जाएगा, माइंड पावरफुल भी होगा। बाकी होता है इसमें राजयोग। जब हम ऑलमाइटी से जुड़ जाएंगे तो उसकी एनर्जी को गेन करने लगेंगे और तब हमारी इनर पावर्स बहुत बढ़ जाएंगी। और तब ये जो समस्याएं हैं ना जीवन की, ये हमें खेल लगेंगी। क्योंकि वास्तव में मैं एक छोटी सी लाइन बोल रहा हूँ, हर समस्या को समस्या मानना ही सबसे बड़ी समस्या है। अगर मनुष्य समस्याओं को ऐसा सोच ले, इट्स नथिंग, ओ हम चल रहे थे, ठोकर लगी और गिर गए, ओके थोड़ा बहुत फ्रैक्चर हो गया, ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं, चलो थोड़ा रेस्ट मिलेगा बॉडी को। अगर हम इस तरह पॉजिटिव हो जाए तो वो हमें समस्या लगेगी नहीं। हम बेड पर बैठकर भी बहुत काम कर सकेंगे। और हम परेशान हो जाएं, ये क्या हो गया, मेरा क्या बुरा लक, देखा अभी मेरे को चोट लग गई है, तो वो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। हम खुद भी परेशान होंगे, परिवार को परेशान कर देंगे। भाई जी, बातों बातों में कार्यक्रम के अंत तक तो आ गए हैं, पता नहीं कब, मतलब 20 मिनट के ऊपर चले गए। लेकिन जाने से पहले हमारे नौजवान लोग जो हमें देख रहे हैं, हम जानते हैं कि वे लोग पढ़ाई करते हैं, एग्ज़ाम्स देते हैं, जीवन की बहुत बड़ी चुनौतियां सामने रहती है। बस कुछ मिनट के लिए आप उन लोगों को कुछ टिप्स नहीं कहेंगे, बल्कि समाधान के रूप में? नहीं, मैं एक सुंदर बात सुनाता हूँ, क्योंकि ये मेरा मुख्य कार्य है। जो भी स्टूडेंट्स हैं, छोटे बच्चे से लेकर और बड़े तक, छोटा बच्चा जब बोलना सीख जाए, उनकी माताओं को जब वो उसको नींद से जगाएं सवेरे, 3 बार बुलवाएं, मैं बुद्धिमान हूँ, मैं चरित्रवान हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, मैं चरित्रवान हूँ। तो छोटे बच्चे का सबकॉन्शियस माइंड बहुत एक्टिव और बहुत पावरफुल होता है। वो बट जब ग्रो करेगा तो बुद्धिमान और चरित्रवान होगा, पढ़ाई में मेहनत नहीं पड़ेगी। आजकल हमारे स्टूडेंट क्या कर रहे हैं,
बहुत मेहनत करते हैं कई लोग, लेकिन अगर वो बुद्धि का विकास करना जान जाएं तो उतनी मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा चीज़, बड़े हो गए आप, अब आप पढ़ रहे हैं, कोई विशेष कोर्स कर रहे हैं, कुछ चीज़ें प्रैक्टिस करेंगे। मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, मेरी मेमोरी बहुत पावरफुल है। विथ फुल कॉन्फिडेंस सवेरे उठकर 5 बार याद कर लें। करेंगे पहले 3 मिनट में ही। आजकल क्या गड़बड़ हो गई है, लोग उठते ही मोबाइल, बहुत बड़ी गलती हो रही है। हाँ, क्या क्या आया है स्टेटस पे, क्या व्हाट्सएप पे, क्या फेसबुक पे, क्या, और सोते हुए भी यही करते हैं। इससे सबकॉन्शियस माइंड में गंदगी बहुत जा रही है, क्योंकि सोते समय और उठते समय सबकॉन्शियस माइंड जगा हुआ है, जैसे उसके गेट खुले हुए हैं। तो सोते और उठते 15-20 मिनट बच्चों को, स्टूडेंट्स को, युवक को ये कुछ नहीं करना चाहिए अगर वो अपने फ्यूचर को ब्राइट देखना चाहते हैं। आप एक एग्ज़ाम दे रहे हैं, एग्ज़ाम देने में बच्चों को नर्वसनेस बहुत आती है, और वहाँ जाते ही बहुत सारे बच्चे सुनाते हैं कि उनको सब याद था, लेकिन पेपर आते ही वो नर्वस हो गए और गड़बड़ कराए। तो बहुत अच्छा अभ्यास करेंगे। जैसे ही एग्ज़ाम हॉल में बैठे, पेपर हाथ में आ गया, तुरंत कुछ नहीं करो। एक आधे मिनट के लिए पीसफुल्ली बैठ जाओ और 2 संकल्प करो। मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। ये एग्ज़ाम मेरे लिए गेम है, एन्जॉयमेंट है। फिर पेपर पढ़ो। वो क्या जल्दी, टाइम हो जाएगा, बहुत जल्दी करेंगे। नर्वस होने से कुछ का कुछ कराते हैं। और चीज़, जहाँ स्टूडेंट्स सोते हैं वो अपने सामने की दीवार पर एक बड़े पेपर पर कंप्यूटर से लिख दें, मेरे इतने मार्क्स आएंगे, और सवेरे उठते ही ऐसे देखें, मेरे इतने मार्क्स आ गए हैं, एंजॉय करें। अगर बच्चे एग्ज़ाम से 1 मास पहले ये करने लगे तो उनका सबकॉन्शियस माइंड उनको वहीं ले जाएगा और उनके इतने ही आएंगे। मैंने ये बहुत बच्चों से कराया है। 12वीं क्लास का जो एग्ज़ाम देते हैं, बहुतों ने किया, बहुतों ने सफलता पाई है। और एक बात, अगर आप एक विशेष तरह का कंपटीशन दे रहे हैं, मान लो आपको डॉक्टर बनना है, उसका एंट्रेंस आप दे रहे हैं, हमारे वहाँ उसको नीट कहते हैं, तो आप एक तो बहुत कॉन्फिडेंट हो जाएं, और ये सब अभ्यास करने के साथ जो मैंने पहले बताए, अपना एक विजन बनाएं कि मैं डॉक्टर बन गया हूँ, मेरे गले में वो पड़ा है और मैं पेशेंट को देख रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ, आई एम ए सक्सेसफुल डॉक्टर। तो ये विजन आपको वहीं ले जाएगी। ये मन की शक्तियों के प्रयोग हैं। तो हमारे युवक बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। और 2 बात और कहना चाहता हूँ, जीवन में निराशा कभी ना आने दें। देखिए, कभी सफलता होगी, कभी नहीं होगी। हम कुछ बनना चाहेंगे, कभी हम वो नहीं बन पाएंगे। हमें याद रखना चाहिए, अगर एक द्वार हमारे लिए बंद हो रहा है तो दूसरा पहले से ही खुला है। हमें उसमें प्रवेश करना, उसे ढूंढ लेना, क्योंकि निराश होकर हमारे युवक फिर सुसाइडल अटेम्प्ट्स करने लगते हैं, जो बहुत बुरी चीज़ होती है। परिवार वालों को अति कष्ट पहुंचने लगता है, उन्हें संभालने में समय लगता है। नो सुसाइड। सुसाइड तो कायर लोग करते हैं। हम तो बहादुर हैं, हम तो बुद्धिमान हैं, हमें अपने भविष्य को सुंदर बनाना है। इस तरह के चिंतन के साथ हार होने पर भी आगे बढ़ें। और लास्ट लाइन बोल रहा हूँ, आपको तब तक कोई नहीं हरा सकता जब तक आप अपनी हार खुद स्वीकार नहीं करते। बहुत ही सुंदर ब्रह्म कुमार सूर्य भाई जी, इन सब मूल्यवान बातों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। चल दर्शकगण, आप लोगों ने इस कार्यक्रम का पूरा फायदा उठाया। जरूर, अगर आप अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हैं तो ब्रह्म कुमार सूर्य भाई जी ने जो बात आप लोगों के समक्ष रखी है, उन सब बातों पर आप अमल कीजिए, अपने जीवन में उतारिए। अगले कार्यक्रम के लिए तब तक हमारी ओर से जय श्री राम।